बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मा मुझे हमेशा ये कहती थी कि बेटा, जिस औरत में ये निशानी देखो तो उसी से शादी करना, क्योंकि ऐसी औरत इतनी खुश नसीब होती है कि रातों रात जिंदगी बदल कर रख देती है। मेरी उम्र 45 साल हो चुकी थी और अभी तक मुझे वो औरत नहीं मिल पाई थी। एक दिन अचानक एक फकीरनी पर नजर पड़ी जिसमें वही निशानी थी जैसी अम्मा ने बताई थी। मुझसे रहा ना गया और वो फौरन उसी फकीरनी से निकाह कर लिया और दुल्हन बनाकर घर ले आया। सब रिश्तेदारों ने मुझ पर थू थू की कि फकीरनी को ब्याह कर ले आया है। मैं इसी परेशानी में बीवी को कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया और जब सुबह कमरे में गया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसने तो वाकया एक रात में मेरी जिंदगी बदल दी थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं घर जाने के बाद सड़कों पर मोटरसाइकिल के लिए घूम रहा था। मैं इस कदर परेशान था कि मुझे घर जाने का ख्याल ही नहीं था। मेरी शादी पर जिस तरह मेरे दोस्तों और खानदान वालों ने मुझे बुरा भला कहा और मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात की, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं यहाँ वहाँ घूमते फिरते वापस अपने घर के सामने आकर खड़ा हुआ। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं यूं खुद को रहना महसूस ना करता। मेरे फैसले से जाने क्यों सबको इख्तलाफ हो गया था, जबकि मैंने वही किया था जो मेरी माँ ने मुझे समझाया था, जो मेरे हक में भी बेहतर था। कुछ देर मैंने शल होती टांगों से यूं ही खड़े सोचते रहना जारी रखा और फिर मुझे एहसास हुआ कि आज तो मेरी शादी हुई है, जिसे मैं अपने निकाह में लेकर अपने घर लाया हूँ, उसके भी कुछ हकूक हैं जो मुझे अदा करने हैं। मैंने बोझल दिल के साथ मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और अपने कमरे में चला आया। मेरे सामने वो सर झुकाए बैठी थी, शायद वो सिसक रही थी। मुझे इसका वजूद बेचैन कर रहा था। अभी मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही मैंने एक ख्वाब सा देखा। ये हकीकत थी और जब मुझे इस बात के सच होने पर यकीन आया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मेरी अम्मा सब औलाद में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। इनकी हर नसीहत, हर बात सिर्फ मेरे लिए होती। मेरे दोनों बड़े भाइयों यूं भी अम्मा की बात कम ही सुना करते और उनके साथ वक्त भी कम ही गुजारते। वो दोनों शादीशुदा थे और अपनी बीवी बच्चों में मगन रहते। बस कमाने की धुन की सरों पर सवार थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खर्चात पूरे ना होते। मैं बचपन ही से अम्मा के साथ साथ रहा करता और उनकी हर बात अपने दिलो जान से मानता और इस पर अमल किया करता। इसलिए मैं वक्त के साथ अम्मा के और करीब हो गया। यही वजह थी कि अम्मा ने अपना घर तक मेरे नाम कर दिया और बड़े भाइयों को कुछ नहीं दिया। अम्मा को मेरे भाइयों से बहुत इख्तलाफ था और मेरे भाइयों को मुझसे हसद हो गया। मेरे भाई भाभियां इसी घर में हमारे साथ रहते, लेकिन जब से अम्मा ने घर में मेरे नाम किया, इनका रवैया बहुत खराब हो गया। वो अक्सर अम्मा से बात बात पर झगड़ने लग गए। उन्हें अम्मा की ये नाइंसाफी पसंद नहीं आई। अम्मा को बहुत तकलीफ होती। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो दोनों ही अब अपनी बीवियों से नाराज थे, मगर शादी निभा रहे थे। अम्मा मुझे उठते बैठते कहती कि अगर बीवी अच्छी ना आए तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, तो सोच समझ कर शादी करना। अब कोई गंदा अंडा इस घर में ना आए। मैं अम्मा की बात पर हंस देता। अम्मा तो खुद ही बहू ले आना, तेरे होते हुए भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैंने ये जिम्मेदारी इन पर ही डाल दी थी। बावर्ची खाने में गंदे बर्तन बड़े रहते और मेरी भाभियां टीवी पर में गर्क होती। इनकी तवज्जो अपने बच्चों पर नहीं होती। अम्मा किसी को कुछ ना कहती, लेकिन मेरे सामने अपने दिल का इजहार करती। जब वो बहुत बीमार हुई तो एक रोज मुझे अपने पास बिठाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बहुत कुछ कहती जा रही थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। अम्मा के सिवा मेरा था ही कौन। भाइयों ने कभी ढंग से मुझसे बात तक नहीं की थी। अम्मा ने आखिरी लम्हों में हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे चूम रही। इन आखिरी दिनों में मैंने इनकी बहुत खिदमत की थी। आंखें बंद करने से पहले जो आखिरी नसीहत उन्होंने की वो मेरी जिंदगी का मकसद बन गई। मेरे लिए इनकी कई बात पत्थर पर लकीर की तरह थी। मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद मेरी उम्र 27 वर्ष थी। जैसे ही मेरी माँ मुझे छोड़कर गई, मैंने दुनिया की हकीकतों को देख लिया। मेरी भाभियां किस भी तरह मेरी शादी करवाना चाहती थी। एक तो वो मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिरी वक्त तक अम्मा ने ही मेरा सारा काम किया था, और दूसरा ये कि जिस घर में वो ऐश इशरत में रह रही थी वो मेरे नाम था। इन दोनों का मकसद था कि किसी न किसी तरह वो मेरी शादी अपनी अपनी बहनों से करवा दे, ताकि वो इस घर में मुस्तकिल रह सके। इन दोनों ने नया तमाशा लगा दिया था। कभी बड़ी भाभी अपनी बहन को बुला लेती और वो मेरे आगे पीछे फिरने लगती, और कभी छोटी भाभी की बहन आ जाती, बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती, और मेरे काम भी अब वो दोनों ही करने लगी थी। इन दोनों में जरा भी हया नहीं थी। वो एक जवान लड़के के कमरे में बगैर धड़के घुस जाती, बिला वजह बेतकल्लफ होने की कोशिश करती। मेरे लिए ये सब
बहुत अजीब था। जब तक अम्मा जिंदा थी उन्हें किसी की मजाल नहीं थी कि वो मेरे कमरे में आती, और अब तो वो दोनों लड़कियां यही रह गई थी, मेरे काम करने के लिए आपस में झगड़े भी करती। मैं जानता था ये सब क्यों कर रही हैं। मेरी अम्मा ने मरने से पहले मुझे जो नसीहत की थी वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद थी। मेरी माँ ने मुझे एक निशानी बताई थी कि जिस भी लड़की में वो निशानी हो मैं उसे शादी करूं। इस थोड़े अरसे में मैं अच्छी तरह जान गया था कि ये दोनों लड़कियां मेरी बीवी नहीं बन सकती। मैंने साफ लफ्जों में अपने भाभीियों से कह दिया कि वो इस तमाशे को बंद करें। मुझे इनकी बहनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपनी बहनों को यहाँ से चलता करें। ये सुनने के बाद वो तो जैसे दुश्मनी पर उतर आई। मेरी बात सुनकर वो जलती हुई रुई की तरह भड़क उठी। अब मुझे अपने काम खुद करने पड़ते। वो मुझे एक वक्त का खाना खिलाने की भी तवज्जो नहीं रही। मैं जैसे तैसे अपने लिए खाना पकाता, कपड़े धोता, सफाई तक खुद करता। दिन गुजरते गए और महीने सालों में बदल गए। मेरी उम्र अब 45 वर्ष के करीब हो चुकी थी। ये 12-13 साल का अरसा बहुत कठिन था। मैंने हर दिन अपनी माँ को याद करते हुए गुजारा था। मेरी भाई अपनी जिंदगी में मगन थे और भाभियां ये सोचकर पुरसुकून थी कि मैं कभी शादी नहीं करने वाला और यूं ही वो मेरे घर में हमेशा आसूदगी से रहेंगी। और ना ही वो चाहती थी कि अब मैं शादी करूं। और मैंने अम्मा की नसीहत को यूं पकड़ रखा था कि कोई भी मेरी शादी नहीं करवा सका। मुझे अपनी माँ के कहे पर अमल करना था। मैं दफ्तर से वापसी में आज लेट हो गया था। 8 बजे के करीब दफ्तर से निकला तो मुझे सख्त थकान हो रही थी। जगह जगह ट्रैफिक जाम था और घर जाने के बाद मुझे अपने लिए खाना भी खुद तैयार करना था। मैं पिछले 15 मिनट से इसी सिग्नल पर फंसा हुआ था। मेरे सामने ही फुटपाथ पर एक फकीरनी बैठी थी। मैं काफी देर से उससे देख रहा था। वो कुछ अलग सी थी, किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, बस खामोश बैठी थी। उसके आगे कपड़ा फैला हुआ था। लोग खुद ही पैसे डालते जा रहे थे। मुझे घड़ी देखे 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका था और मेरी नजर अब भी उसी फकीरनी पर पड़ती रही। अचानक मुझे इसमें वो बात नजर आई जिसका जिक्र मेरी माँ ने मरते वक्त किया था। मैं चूक सा गया। ये कैसे मुमकिन था कि मैं जैसे सालों से ढूंढता रहा हूँ वो यूं सड़क पर भीख मांगने वाली होगी। मैं बहुत देर तक उससे देखता रहा और जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था मुझे यकीन आता जा रहा था कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र अम्मा ने किया था, जो एक रात मेरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती थी। लेकिन एक फकीरनी। मैं कुछ परेशान हो गया। मैं बिना कुछ कहे घर वापस आ गया, लेकिन वो मेरे हवास पर छा गई थी। मैंने घर आकर खाना भी नहीं खाया और सोने लेट गया। परेशानी भी मेरी परवाह किससे थी। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। अगले दिन मैंने जानबूझकर दफ्तर से देर से निकला। आज भी ट्रैफिक इतना ही जाम था। ये शहर की सबसे मसरूफ सड़क थी जिसे इसमें सिग्नल के करीब पहुंचा। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो आज भी उस सर झुकाए बैठी थी। लोग खुद ही उससे पैसे देकर जा रहे थे। आज मैंने इससे बात करने का फैसला किया और उसके करीब चला गया। मैंने उससे आवाज दी तो वो सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। मैंने थोड़ी ही देर में उसे यकीन दिलाया कि मेरी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने मेरी बात का इतबार कर लिया। मैं उससे साथ लेकर उसकी जगह पर चला गया जहां उसका बाप मौजूद था। मैंने बगैर लम्हा जाया किए इसके बाप से इस फकीरनी का रिश्ता मांग लिया। इसके बाप ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैंने इसके बाप को यकीन दिलाया कि मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। इसके बाप ने कुछ सोचने के बाद मुझसे 50,000 के बदले इसकी बात मान ली। मैंने फौरन हामी भर ली और अगले ही दिन दफ्तर से जल्दी निकलकर उसकी झुग्गी पर गया। उसके बाप को पैसे देकर उस फकीरनी से उस वक्त निकाह कर लिया। अब वो मेरी बीवी थी। मैंने 45 साल वर्ष की उम्र में वो लड़की ढूंढ ही ली थी। आज मैं बहुत खुश था। मैंने अपने निकाह से मुतालिक अपने भाई भाभीियों को बेखबर रखा। जब मैं अपनी बीवी को ले घर पहुंचा तो मेरी भाभीियों को जैसे करंट लग गया। वो दोनों सत्ते में आ गई। वो तो मान बैठी थी कि अब मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरे एक भाई ने मेरी बीवी को पहचान लिया कि वो एक फकीरनी है, क्योंकि मेरे भाई कभी दफ्तर इसी रास्ते से जाया करते थे। फिर क्या था, इन सब ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी भाभीियों को जैसे मौका मिल गया था वो मेरी शादी के खिलाफ मेरे भाइयों को मजीद भड़काती रही। मैं सूरत हाल से परेशान हो गया था। घर की आवाजें पड़ोसियों तक जा रही थी और अब वो भी जान गए थे कि मैंने फकीरनी से शादी की है। मेरे भाइयों ने साफ कह दिया था कि मैं इसे वापस छोड़कर आऊं जहां से लाया हूं, वरना वो मुझसे ताल्लुक खत्म कर देंगे। मुझे ताने मार रहे थे। मैंने उससे छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी, इसलिए हमारे दरमियान झगड़ा बहुत बढ़ गया था और मैं अपनी बीवी को कमरे में छोड़कर खुद घर से बाहर निकल गया। मेरे वो भाई जो सालों से मुझे अकेले छोड़े बैठे थे आज ताल्लुक खत्म करने की बातें कर रहे थे। मैं अपने भाइयों से बेजार हो चुका था। यूं ही आधी रात तक सड़कों पर भरने के बाद मैं घर आ गया और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ ने बिल्कुल सच कहा था। मेरी बीवी ही वो औरत थी जिसने एक रात में मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि देर से ही
صحیح میں نے درست انتخاب کیا ہے۔ ابھی میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے ہی کو تھا کہ میرے بھائی پھر سے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے چیخ رہے تھے۔ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا؟ شادی میں نے کی تھی، پھر میری مرضی کہ میں کسی رانی سے کرتا ہوں یا فقیرنی سے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اب ان کی بیویوں کا راز ختم ہونے کو تھا۔ گھر میرے نام تھا، اس حساب سے مالکن بھی میری بیوی ہی تھی، اور اب تو میری ماں کی کہی بات بھی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی صورت اسے چھوڑتا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بھائیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میری بیوی کی عزت کریں گی تب ہی وہ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، ورنہ ان کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا گھر ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے۔ یہ سنتے ہی میرے بھابیاں سہم گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ میری دھمکی سے ڈر کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آ بیٹھا جو بہت پریشان تھی۔ وہ جب سے میرے گھر آئی تھی ہمارا جھگڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اس تو اب ہماری شادی کا یقین بھی نہیں آیا تھا کہ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ اس کی طرح بڑھایا تو وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا۔ وہ میری بیوی تھی، مجھ پر فرض تھا کہ میں اسے عزت دوں اور سب سے اس عزت کی کروں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ بھی کیوں مانگتی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت اچھے خاندان سے تھا، وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اس سے بہت چھوٹی عمر میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جب وہ میں 17 سال کی تھی۔ محبت بھی کیا بس جذباتی کیفیت تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور سوتیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ ایسے میں جب اسے ایک انجان شخص سے بے پناہ توجہ ملی تو اسے لگا کہ یہ محبت ہے۔ وہ لڑکا اس سے بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا تھا۔ میری بیوی کم عمری میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ کچھ سوتیلی ماں کا ظلمانہ سلوک اس سے بے چین کرتا رہتا تھا اور وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ صرف 13 سال کی عمر میں وہ لڑکا اس سے اپنے ساتھ لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ کچھ دن وہ میری بیوی کے ساتھ رہا۔ میری بیوی اس سے شادی کرنے کا کہتی تھی لیکن وہ یہ کہہ کر ٹالتا گیا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ کچھ عرصے میں میری بیوی سے جذباتی تسکین حاصل کرنے کے بعد وہ اس سے فقیروں کے گھروں کو بیچ کر بھاگ گیا۔ اس گروہ نے میری بیوی کو بہت مارا پیٹا، اس کے جسم اور چہرے پر زخم ڈالے اور اسے زبردستی بھیک منگوانے کا کام شروع کر دیا۔ میری بیوی مجبوراً بھیک مانگنے کا کام کرتی رہی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے اس طرح بھیک مانگنے کا کام کر رہی تھی۔ جب اس نے منع کیا تو انہوں نے اسے مارا۔ اس نے کئی دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتی۔ اس شہر میں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جو شخص سے میں نے اسے خریدا تھا وہ بھی اس کا باپ نہیں تھا بلکہ وہ اس کا گروہ کا مالک تھا۔ وہ خود بھی میری بیوی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بخوشی اسے 50,000 کے عوض مجھے بھیج ڈالا۔ وہ اپنا حصہ کہانی سنا کر خاموش ہوگی۔ اب میری باری تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کیوں ایک سڑک پر بیٹھی فقیرنی کا انتخاب کیا۔ اب میں اسے بتاتے کے لیے تیار تھا۔ جب میری اماں شادی کو کر میرے ابا کے گھر آئیں تو ان کے مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا نے اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی کیونکہ اماں کا رنگ بہت کالا تھا تو کوئی ان سے شادی کرنے کو راضی بھی نہیں تھا۔ پھر جب ابا کی ملاقات میری اماں سے ہوئی تو انہوں نے میری اماں سے شادی کر لی کیونکہ ابا کی حالت کی وجہ سے کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں معاشرے کے 2 مسترد کردہ لوگوں کی شادی آپس میں ہو گئی۔ میری اماں بہت سلیقہ مند اور ایماندار تھی۔ چھوٹے سے کمرے کے گھر کو انہوں نے بہت سلیقے سے جنت بنا دیا۔ میرے ابا ٹیکسی چلاتے تھے۔ ایک دن ابا کو کوئی مسافر گاڑی میں اپنا سامان بھول گیا۔ ابا کو گھر آنے کے بعد یہ بات پتہ چل گئی کہ گاڑی میں ایک بیگ موجود ہے۔ ابا نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں نقدی اور قیمتی سامان موجود تھا۔ مسافر کے پاس سامان زیادہ تھا اور یہ بیگ چھوٹا تھا، شاید اس لیے یہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے گر گیا تھا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابا وہ بیگ لے کر اماں کے پاس آئے۔ عقلی تقاضا تو یہی تھا کہ ابا وہ بیگ رکھ لیتے کیونکہ انہیں اس مسافر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور ابا سے کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی امانت نہیں کھلا سکتا۔ تم اس بندے کو ڈھونڈو اور ایمانداری سے اسے اپنا فرض ادا کرو۔ ابا نے اماں کو سمجھانا چاہا لیکن میری اماں اصولوں کی بہت پکی تھی اور جو ابا نے اس مسافر کو بہت مشکل کے بعد ڈھونڈ لیا اور اس کا بیگ اسے واپس کر دیا۔ اس بیگ میں اس مسافر کا پاسپورٹ بھی تھا جو اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ ایک خیراتی شخص تھا جسے واپس اپنے ملک بھی جانا تھا۔ وہ جاتے جاتے ابا کو اپنی خوشی سے اتنے ڈالر دے گیا کہ ابا نے یہ گھر خرید لیا۔ اماں نے ہمیشہ ہی مجھے یہ نصیحت کی، میں نے اس پر عمل کیا۔ جاتے جاتے اماں نے مجھے بتایا کہ مجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد بہت عرصے بعد مجھے کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی۔ میری بھابیاں بھی ایماندار نہیں تھی۔ وہ اکثر اپنی ہی شوہر
से बेईमानी कर जाती। कितनी दफा ऐसा होता कि वो भाई के पैसे निकाल लेती और उन्हें खबर तक न होती भाई को बताने बगैर महंगी तरीन खरीदारियां भी करती, उनके पीछे घूमने निकल जाती। अम्मा को ये खयानत पसंद नहीं थी। वो कहती थी कि मेरे भाई जितना भी कमाए कभी इनको पास ना था। वो हमेशा परेशान ही रहती, यहाँ तक कि वो घर भी नहीं बना सके। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि अगर औरत अच्छी ना आए तो नस्ल तबाह हो जाती हैं। मेरे भतीजे भतीजियां भाभियां की तरह ही होते हैं। भाभियां भाई के पैसे निगलती थी, इनके बच्चे इनके पैसे चुराने लगे और खानदान वाले भी इसलिए अपनी बेटी देना चाहते थे। फिर आखिर मैंने सिग्नल पर तुम्हें बैठे देखा, तुम सर झुकाए खामोशी बैठी थी, किसी से बरह रास्त कुछ मांग भी नहीं रही थी। ट्रैफिक भी बहुत जाम था, मुझे खड़े खड़े 10 मिनट गुजर गए होंगे। मैंने देखा कि एक आदमी तुम्हारे आगे से गुजरा, उसकी जेब से वॉलेट गिर गया। इस आदमी को खबर तक न थी और तुमने उसे फौरन आवाज देकर उसका वॉलेट उससे वापस दे दिया। मेरा ताज्जुब था कि एक फकीर इतनी मदद कैसे हो सकती है। फिर मुझे अम्मा की बात याद आई तो अगले दिन में मैंने तुम्हें आजमाने के लिए अपने एक दोस्त को भेजा। उसने अपना महंगा तरीन फोन वहीं गिराया जहाँ तुम बैठी थी और तुमने उसे भी रोक कर उसका फोन वापस करवा दिया। मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि बस ईमानदार और खौफ खुदा का रखने वाली औरत उससे शादी करना, इसकी खुश नसीबी से तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। और मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना तुमसे शादी कर ली। मुझे यकीन था कि मेरी अम्मा ने मुझे सही नसीहत की होगी और यकीनन तुम मेरी जिंदगी संवार दोगी। जब आज रात मैं कमरे में आया तो मेरे मोबाइल पर एक दोस्त का छोड़ा हुआ मैसेज था जो मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि मेरा नाम आज की कुरानदाजी में निकल आया था। तुमसे मुलाकात करने के लिए मैं दफ्तर से जल्दी निकल आया था। मेरे आने के बाद दफ्तर में हज के लिए भेजे जाने वाले कारकुन की कुरानदाजी हुई और उसी में मेरा नाम निकला। मैं हैरान रह गया था क्योंकि मेरा नाम पिछले 8 सालों में इस कुरानदाजी में हमेशा शामिल था, लेकिन आज तक मेरी किस्मत नहीं खुली थी। तुमसे शादी करते ही मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो गई। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि शक्ल और सूरत पर मत जाना बेटा, जाहिरी शक्ल तो कुछ दोनों में ढल जाती है, वो बातें होता है जो सदा चमकता रहता है। तुम वाकई मेरी खुशकिस्मती हो। मैं इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था और वो रो रही थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अब मुझे इसके हमरा अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी थी। वो भी अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठा चुकी थी, अब खुशियों पर इसका भी हक था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स में कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंच सके।